जब स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एक एरिया को नेशनल पार्क बना देना चाहिए जो कि या तो विद इन अ सेंचुरी लाया कर रहा है या फिर कहीं और पे भी लाया कर रहा है, और उसको लग रहा है कि वहाँ का, इन्होंने एक्ट में एग्जैक्टली ये दिया है कि इकोलॉजिकल फौना फ्लोरा या जियोमॉर्फोलॉजिकल सिचुएशन जो है, या वो जूलॉजिकल जो एसोसिएशंस हैं यानी कि फूड चेन्स वगैरह, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे एक्चुअली हो सकती हैं। रेस्टोरेशन साइट्स, डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स, ठीक है, फिर रिक्रिएशनल टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, है ना। तो कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे। टूरिज्म अलाउड है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर यानी कि फिशिंग, ग्रेजिंग, मतलब गैदरिंग अलाउड है, एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है ना। याद है हम जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें, और एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी थी, गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। गैदरिंग और एग्रीकल्चर में अंतर क्या है, ठीक है। कौन से रीजन मैंने लिख पाए थे, फ्लोरल, कौन से थे, इकोलॉजिकल, फ्लोरल, फॉनल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, जूलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। इन्हीं रीजन के बेसिस पे ये करा जा सकता है। एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, नेचुरल, जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अंतर कहाँ आता है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में। पहली बात साइज़ का अंतर है, ठीक है, कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्सेस नेशनल पार्क जब करेंगे तो ये हमेशा ये स्मॉलर होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या साइज में स्मॉलर होगा, ठीक है। फिर इको सेंसिटिव जोन के साइज में स्मॉलर होगा, तो मतलब जो एरर्स हमने नोट करे वो अपने मैप में आप नोट कर लेना, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके दिमाग से निकल जाए। देखो नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं, 100 से ज़्यादा हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जो दिखाए हैं वो लगभग 70-80 ही हैं, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी थी, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी चीज़ न्यूज़ में आए वो इसमें आप नोट करते रहो साथ के साथ, बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में आ रही है उसी पे ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इट अकॉर्ड्स वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू मोर देन 35,000 स्पीशीज, ठीक है। इसके कुछ अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स 1 एक्सटिंक्शन का डेंजर है, वो वाले हो गए, इसमें 5,000 स्पीशीज हैं, ठीक है। फिर अपेंडिक्स 2 नॉट थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन बट ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल, ठीक है। और फिर अपेंडिक्स 3 ये वो स्पीशीज हैं जो कि कंट्रीज कह रही हैं कि इसको अपेंडिक्स 1 में ले आओ। अवनी थी अवनी, है ना, एक टाइग्रस थी अवनी जिसने 13 लोगों को मार दिया था, ठीक है। उसको, हाँ, तो उसको शायद टेस्ट ही लग गया था ह्यूमंस का, ठीक है। अब हमें समझ आ गया कि भाई ये तो मतलब आगे भी बड़ी थ्रेट है। अब एक बार ये कमेटी बन गई उसके बाद मिनिस्ट्री की कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री हैज़ गिवन ऑल इट्स पावर टू दिस स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। कि अब जो भी पास करने का जो है, जैसे हम वो पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को अप्रेजल करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स का। चलो अब हम कर रहे हैं, कल हमने कर दिया था बायोस्फीयर रिजर्व, अब आज कर रहे हैं नेशनल पार्क। अब देखो आपके जो नोट्स हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं नेशनल पार्क से के रिगार्डिंग, तो ये कुछ चीज़ें आपको ना नोट करनी पड़ेगी साथ के साथ अपने नोट्स में। आप अपने नोट्स नहीं लाते क्या, नया करो, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आप नोट करवाऊँगा, ठीक है। एटलीस्ट आज तो करवाना ही है मेरे को, ठीक है। क्या नहीं दिया हुआ है इसमें कि इसमें डिक्लेरेशन कैसे होता है। ये जितने भी कंजर्वेशन एरियाज हैं वो कौन सा एक्ट के अंदर दिए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिए हैं, ठीक है। ये इसका कोई सेक्शन 35 वगैरह होता है वहाँ पे डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो एक, नहीं सेक्शन याद नहीं करने, बट आपको ये याद करना है कि डिक्लेरेशन कैसे होता है। याद नहीं करना मतलब समझना है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है तो साथ में आप नोट्स में ही नोट कर लो। आप लोग नहीं लाए हो तो आप अपनी कॉपीज में नोट कर लो, है ना। डिक्लेरेशन कैसे होता है नेशनल पार्क का, डिक्लेरेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले एक चीज लिखो, डिक्लेरेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि एक एरिया को नेशनल पार्क बना देना चाहिए जो कि या तो विद इन अ सेंचुरी लाया कर रहा है या फिर कहीं और पे भी लाया कर रहा है, और उसको लग रहा है कि वहाँ का, इन्होंने एक्ट में एग्जैक्टली ये दिया है कि इकोलॉजिकल फौना फ्लोरा या जियोमॉर्फोलॉजिकल सिचुएशन जो है या वो जूलॉजिकल जो एसोसिएशंस हैं यानी कि फूड चेन्स वगैरह उनको प्रिजर्व करना है तो उसको वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट रीज़न इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने 5 ही रीज़न दिए हैं। ठीक है। क्या रीज़न हो सकते हैं? रीज़न फॉर डिक्लेरेशन क्या हो सकते हैं? हाँ, कंजर्वेशन ही है, बट हम एक्चुअली कंजर्व क्या करना चाह रहे हैं वहाँ का, है ना। तो रीज़न हो सकता है इकोलॉजिकल, फ्लोरल, फॉनल, ना इस टाइप के रीजंस हो सकते हैं। इसमें भर देना इंक काले वालों में सब में, है ना। एटलीस्ट ये दोनों ले जाओ, इसमें फिर भी थोड़ी सी है। ठीक है। फ्लोरल, फॉनल हो सकता है, जियोमॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। अब जियोमॉर्फोलॉजिकल कैसे, किस सेंस में कि जैसे आपको पता है एक डेजर्ट नेशनल पार्क है बीकानेर में, कहाँ है, बाड़मेर में, जैसलमेर में, हाँ राइट, जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क, वहाँ तो पेड़ पौधे हैं ही नहीं इतने, उसमें क्या हम प्रिजर्व कर रहे हैं? जियोमॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है। या कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क है, आप समझ रहे हैं हम क्या, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो नेचुरल हैबिटेट कुछ तो प्रिजर्व कर रहा है। तो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्लस फ्लोरा एंड फॉनल होगा कि कुछ किस्म के सांप या जानवर कुछ रहते होंगे वहाँ पर, है ना, उस इकोलॉजी में हम उसको प्रिजर्व रखना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे नेचुरल हैबिटेट के साथ, कहने का मतलब हम जियोमॉर्फोलॉजी को वहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इकोलॉजिकल रीज़न से ही उसको प्रिजर्व करें, जियोमॉर्फोलॉजिकल भी रीज़न हो सकता है, एक्ट खुद कह रहा है। ठीक है। और इसके अलावा जूलॉजिकल एसोसिएशन, जूलॉजिकल एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? नहीं, एसोसिएशन मतलब जूलॉजिकल का मतलब जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। जूलॉजिकल मतलब एनिमल टू एनिमल टाइप का एसोसिएशन। एंड व्हाट इज दैट एसोसिएशन? फूड चेन्स वगैरह, है ना। हम किसी पर्टिकुलर फूड चेन वगैरह को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, एनिमल्स के बीच के एसोसिएशन को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। मैंने क्या बताया था, नेशनल पार्क सबसे वाइडर लेवल का ऑफ प्रोटेक्शन होता है, हम सिर्फ स्पीशी को प्रोटेक्ट नहीं करते, हाँ हम पूरा बायोम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ होता है हमारा ये नेशनल पार्क। मैं इस चीज़ को, ये हमारे इसमें कहीं नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रखे थे, है ना। ये चीज़ रह गई थी लास्ट टाइम आपको देने से, ये देना ज़रूरी था। ठीक है, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब जहाँ पे भी मतलब इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, यहाँ पे कुछ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। एक बार नेशनल पार्क बन गया, है ना, तो एक तो होता है इसका कोर जोन, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली ये जो कल हमने बायोस्फीयर रिजर्व करे थे ना, वहाँ पे भी कोर एंड बफर होते हैं, है ना। मैं कल के लिए उसके लिए भी लिखवा देता हूँ कोर एंड बफर। हाँ, एक सेकेंड, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ गया? हाँ देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में भी 2-3 टाइप के एरियाज होते हैं। ये एक बार बायोस्फीयर रिजर्व खोल लो, वहाँ पे भी एक्चुअली एक चीज़ नोट होनी चाहिए थी क्या, कि इसमें सबसे पहले होता है एक कोर एरिया, ठीक है, फिर एक बफर जोन एंड एक ट्रांजिशन जोन। एक बफर जोन, ऐसा डायग्राम बना लेना वहाँ नोट में, और एक ट्रांजिशन जोन, और फिर ये आउटसाइड है ये, ठीक है।
कोर को आप लिखना कि एरिया ऑफ एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट। जी, साइंटिफिक इंटरेस्ट। हाँ, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ये एक जेनेटिक रिजर्वायर की तरह देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है बफर जोन, है ना। यहाँ पे सर्टेन एक्टिविटीज अलाउड बट एक्टिविटीज आर मैनेज, तो यहां लिखोगे आप एक्टिविटीज आर मैनेज्ड। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे एक्चुअली हो सकती हैं? रेस्टोरेशन साइट्स, डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स, ठीक है, फिर रिक्रिएशनल टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग, है ना। तो कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं? यहाँ पे टूरिज्म अलाउड है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर यानी कि फिशिंग, ग्रेजिंग, मतलब गैदरिंग अलाउड है, एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है ना। याद है हम जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हंटिंग, ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें, और एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी थी, गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, गैदरिंग और एग्रीकल्चर में अंतर क्या है? हंटिंग एंड गैदरिंग अलग चीज़ है, फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ये अलग चीज़ है। दोनों में नेचर के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है वो अलग है। क्या है बताओ, क्या अंतर है दोनों में? हंटिंग गैदरिंग में तो गैदरिंग में हम जाके वहाँ से कुछ लेकर आ रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट से उठाकर लेकर आ रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर में हम खुद अपना हैबिटेट बना रहे हैं, राइट। तो क्या है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है, फार्मिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिशिंग अलाउड है कि आप गैदर करके ला सकते हो, है ना, या गैदरिंग अलाउड है, ठीक है। ट्राइबल्स हंटिंग कर सकते हैं, हाँ, मतलब ऑब्वियसली कुछ देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कुछ शेड्यूल देता है कि किसकी हंटिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, उनको छोड़ के, ऑब्वियसली, है ना। एक्ट कभी अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इनफैक्ट हंटिंग हटा देते हैं, चलो यहाँ से गैदरिंग ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक गलत नोशन देता है, ठीक है। जो भी है, गैदरिंग करी जा सकती है ना, बस, हाँ, ग्रेजिंग करी जा सकती है ना, ये सारी चीज़ें अलाउड है। और इसके अलावा रेस्टोरेशन वगैरह, रेस्टोरेशन एक्टिविटीज जैसे नर्सरीज वगैरह कर लेते हैं ना, ठीक है। की ब्रीडिंग वगैरह कहाँ होती है? और ना सर, नहीं, सब ब्रीडिंग वगैरह ये रेस्टोरेशन में आ रहा है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, सारी छेड़खानी इसके साथ। आपको नर्सरी बनानी है एक, कि भाई यहाँ पे कुछ वैसे स्पीशीज थे, हमारे पास ये एरिया ऑफ एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट है, यहाँ से हम जेनेटिक रिसोर्सेज की तरह इसको यूज़ करा, यहाँ से कुछ उठाकर ले आए पौधे, उनको नर्सरी में मल्टीप्लाई करा, वो सब हमने यहाँ पे करा है, वो सब बाहर हो रहा है, ठीक है। एनिमल जो वो ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ पर है, अंदर नहीं है, ठीक है। ये हमने सब कुछ कलेक्ट करा और फिर ले आए। और फिर है यहाँ पे ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन देखो, ये है, इट इज अ जोन ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन बिटवीन ऑब्वियसली एनिमल एंड नेचर। तो क्या होगा यहाँ पे? सेटलमेंट्स अलाउड है, एग्रीकल्चर अलाउड है,
ठीक है। मैनेज्ड फॉरेस्ट अलाउड है, मैनेज्ड फॉरेस्ट वो जॉइंट मैनेजमेंट प्रोग्राम था ना। विलेज फॉरेस्ट वगैरह। यस, इस टाइप की चीज़ें। एनिमल्स में मैनेज फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि कुल मिलाकर दो, याद है फॉरेस्ट राइट एक्ट, वो सॉरी फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी यही है, रिसोर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। मैनेज फॉरेस्ट का मतलब है यहाँ पे आपने फॉरेस्ट उगाया और खुद ही आप टिम्बर काट के ला रहे हैं, है ना, उस जो भी रिसोर्स आपने उगाए उसकी शेयरिंग चल रही है ना। तो इसका मैं एक डायग्राम फोटो ले लेते हैं, ये बनवा भी देंगे। ये दोनों का सेम हाँ, सबको एक एक कॉपी बांट दो। हैं जी? दोनों का सेम होता है बायोस्फीयर और नहीं, अलग है। अभी मैं नेशनल पार्क दिखाऊंगा आपको क्या है। ये बायोस्फीयर का कर ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ये मेरे लिए, ये अभी हम, अरे यार इन्होंने ऐसे वाले निकाल दिए, कोई नहीं, ये हाई क्वालिटी पर नहीं निकाले। ठीक है, ये जो मैं फाइल्स है ना आपके ग्रुप पे भी भेज दूंगा, ताकि जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो भी देखना। कोई ऑनलाइन है अभी नहीं है, कोई नहीं, तो हम ये काम करते हैं, ये फिर भी फाइल्स आपको भेज देते हैं। कंजर्वेशन एरियाज, और ये उठा के मेरे को देने हैं कहाँ पे, आपके इस ग्रुप में। हाँ, ये तो जा ही नहीं रहा, एक एक करके फाइल जा रही है। नेशनल पार्क, चलो एक एक करके देता हूँ, जैसे जैसे मैं कराता जाऊँगा ना वैसे वैसे देता जाऊँ। व्हाट्सएप सह नहीं पाता। ओ 16 MB से ज़्यादा है। बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं सह पा रहा, नेशनल पार्क मैंने भेजा है। ठीक है, हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। अब देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के हिसाब से देखा जाए, बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के हिसाब से यहाँ पे, अब ये क्या है, ये लूज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, इसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके का एरिया है। तो इसमें कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आ सकती है, ठीक है। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, ये यूनेस्को को मैन एंड बायोस्फीयर, वो जो मैन एंड जो भी था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था ना, हाँ, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर, बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम है ना, उसके अंदर आया था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंदर नहीं दिया है। इसकी डेफिनेशन बायोस्फीयर रिजर्व नाम तक नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको डिक्लेयर नहीं करा जाता, इसको आइडेंटिफाई करा जाता है। अच्छा,
आइडेंटिफाई भी यूनेस्को करता है। यूनेस्को कर रहा है और इंडिया भी आइडेंटिफाई कर लेता है। इंडियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेती है कि हम इसको बायोस्फीयर रिजर्व की तरीके से कर रहे हैं। अब पॉइंट इज ये सब कुछ अलाउड की बात नहीं है, ये सब है आइडेंटिफिकेशन की बात, कि एक जगह को हमने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जहां जहां पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दे दी गई है पहले से, उसको हमने एक्सेप्शनल साइंटिफिक इंटरेस्ट वाली चीज आइडेंटिफाई कर लिया, उसको कह दिया ये हम मान रहे हैं ये इस बायोस्फीयर रिजर्व का कोर एरिया हम मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने डिक्लेयर कर दिया और फिर बाकियों को प्रिवेंट कर रहे हैं ना, पहले से क्या हो रहा है उस हिसाब से आइडेंटिफाई करा गया है। समझ रहे हैं? तो ये आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है। फिर इस इलाके में ये वाली एक्टिव हो रही है, ठीक है, हम मान ले रहे हैं बफर जोन है इस बायोस्फीयर रिजर्व का, ये एरिया है जहां पे क्या कहते हैं सेटलमेंट्स हैं, मैनेज फॉरेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं ट्रांजिशन एरिया और इसके बाहर आउटसाइड है। ये सब आइडेंटिफाई करा जा रहा है। मतलब वहाँ पहले से नेशनल पार्क्स थे। पहले से नेशनल पार्क थे और एक्चुअली किसको प्रोटेक्शन मिली हुई है? नेशनल पार्क। समझ रहे हैं? ये चीज नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। IUCN की ना कई सारी प्रोटेक्शन की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। क्या प्रोटेक्शन कैटेगरीज होती हैं? कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड 6 ये होते हैं जू को 6 के कैटेगरी कहते हैं कि भैया एटलीस्ट हमने कम खाना दे रहे हैं, कैप्टिविटी में ब्रीड कर रहे हैं लेकिन ब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट कैटेगरी ये इंडिया में पॉसिबल ही नहीं है, होती ही नहीं है, ठीक है। वो एक्सट्रीमली नेचुरल एनवायरनमेंट है। ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं जिस मतलब इंडिया में ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हुआ हो, ऐसी कोई जोन ही नहीं है। जो नेशनल पार्क जिसको बोला जाता है ना, वो एक्चुअली कैटेगरी 2 में आता है IUCN की, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी 2, ठीक है। और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आता है कैटेगरी 3 एंड 4 में, ठीक है। एक्चुअली 3 भी हमारे पास नहीं होती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम 4 मानते हैं। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी वगैरह भी हो रही है और ये सारी चीजें भी हो रही है, इसको कहा जाता है कैटेगरी 5। ये बायोस्फीयर रिजर्व आता है कैटेगरी 5। ये दुनिया के हिसाब से, ये कौन बोल रहा है? IUCN आपको पता है ना क्या है? डिस्कस करा था हमने किसी? हाँ, तो उन्होंने कंजर्वेशन एरियाज को कैटेगरीज में बांटा है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहां पर आ रहा है? ये कैटेगरी 5 का है, लीस्ट प्रोटेक्शन है। क्यों प्रोटेक्शन का है? ये प्रोटेक्शन दे कहां रहा है? यहाँ तो खाली आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। समझ रहे? फर्स्ट पे कौन सी आती है? फर्स्ट पे जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हुआ हो। हमारे पास एक भी ऐसी साइट नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है वो है नेशनल पार्क, ठीक है। IUCN कैटेगरी, हाँ, अनकॉन्टेक्टेड एरियाज होते हैं। नहीं, क्यों? वहाँ पे सेंटिनल्स है ना। हाँ, IUCN कैटेगरी 1 देखूं, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व क्या कहा जाता है इसको। एंड डू वी हैव स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व? आई एम नॉट श्योर इफ इंडिया में एक भी है। लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क तो है, बट स्ट्रिक्ट IUCN कैटेगरी 1 स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व हमारे पास नहीं है। पता नहीं, नेशनल पार्क में भी है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। हाँ, शायद हम बना भी नहीं सकते, क्योंकि मतलब हमारे नेशनल पार्क को कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हमारे देश में, छोटे छोटे से नेशनल पार्क हैं हमारे, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। अब आते हैं हम नेशनल पार्क पे, ठीक है। कौन सी कैटेगरी है प्रोटेक्शन? ये वाली, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। ये मैंने सारा वो फोटो ले ली थी ना। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड हमारे जो प्रोटेक्शन, हम नेशनल पार्क पर वापस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एरिया, मैंने डिक्लेरेशन तो आपको बता दिया कैसे होता है। यहाँ पे भी एक कोर रीजन होता है इसका, ठीक है। फिर एक इको सेंसिटिव जोन होता है नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, राइट, ठीक है। और एक जोन होता है इको सेंसिटिव जोन।
इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। जनरली ये कितना होता है, 10 किलोमीटर की पट्टी होती है जनरली। लेकिन ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है कि किस एरिया को आपने इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करा गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेशनल पार्क्स में ऐसा ये सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है ना, वहाँ पे भी हम क्या इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करा जा सकता है। हमने क्या करा कि 5-5 किलोमीटर की पट्टियों को भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है, करा जा सकता है। तो एनीवे पॉइंट इज जनरली 10 किलोमीटर की जो पट्टी होती है या ये मिनिमम है, ठीक है। करने को इको सेंसिटिव जोन हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही जोन में, कोर जोन में तो आप कुछ नहीं कर सकते, इको सेंसिटिव जोन में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। इससे बड़ा होता है सर 10 किलोमीटर? हाँ कोर तो, हाँ कोर के बियॉन्ड 10 किलोमीटर की पट्टी, कौन ज़्यादा बड़ा होता है? कोर तो ऑब्वियसली बड़ा होता है, ये 10 किलोमीटर है, समझ रहे। तो लिखो कोर के बारे में, नो ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड। ये हमारा नेशनल पार्क है। फिर इको सेंसिटिव जोन लिखिए। अकॉर्डिंग टू 2011 की गाइडलाइंस, 2011 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, हाँ हाँ वो सीसी और जो जुड़ गया जिसमें, ठीक है। इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से कि कोई भी ये जो इको सेंसिटिव जोन क्या होगा कि 10 km बियॉन्ड एनी, ये है गाइडलाइंस, ये लॉ नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, गाइडलाइन का मतलब है इसको कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में वायलेट अगर कर दिया जाएगा, कोई लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है, सरकार की खुद की गाइडलाइन है, ठीक है। हाँ मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉलिसी लेवल पे थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाती है बस, ठीक है। तो ये क्या कहना है, 10 किलोमीटर बियॉन्ड एनी नेशनल पार्क और सेंचुरी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये सरकार को ये पावर देता है, ये सरकार की पावर है कि वो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर पाए। जो डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दे रही है, ठीक है, और वो ये भी डिक्लेयर कर दे रही है कि कौन सा एरिया इको सेंसिटिव जोन है, और स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीजें कैसे कर रही है, MOEF की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 10 किलोमीटर बियॉन्ड दिस इज ये। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें अलाउड हैं वो लिखो, एक्टिविटीज अलाउड या एक्टिविटीज नॉट अलाउड लिखो, एक्टिविटीज नॉट अलाउड। जैसे किसी भी टाइप की माइनिंग अलाउड नहीं है, किसी भी टाइप की का मतलब ये है कॉमर्शियल माइनिंग तो अलाउड थी ही नहीं, आर्टिसनल माइनिंग भी अलाउड नहीं। आर्टिसनल आप समझते हैं क्या होता है कि जैसे इलाके में ट्राइबल लोग हैं और उन्होंने खुद के कोल निकालना शुरू कर दिया अपने यूज़ के लिए, आर्टिसनल माइनिंग भी अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं बोला जाता, माइनिंग का कोई भी प्रोडक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं है, वो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आप खाली माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते हैं, जैसे कि क्या ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, बार्क ले सकते हैं, फ्यूल वुड कलेक्ट कर सकते हैं, सॉइल स्टोन्स वगैरह नहीं ले नहीं, इवन टिम्बर तक कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोयला नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ये है, ये हो गया। फिर तो कोई भी टाइप की माइनिंग अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड वाली में है एक माइनिंग, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट अलाउड नहीं है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, हाँ कि मतलब बीच में आपने कुछ
वो बना दिया, रिजॉर्ट बना दिया, इधर हैबिटेट है उधर हैबिटेट है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कुछ उठाकर कुछ बना दिया, ये हैबिटेट को आपने फ्रेगमेंट कर दिया, ठीक है। फिर बस यही है मेनली, इट एक्ट्स, और इसके अलावा बस ये चीज़ लिख दो, एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है। फिर कैटेगरी 3 जो होता है ना IUCN का, वो होता है सिंगल नेचर फीचर। ऐसा होता है कि कोई सिंगल नेचर फीचर को हम प्रिजर्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हम इकोलॉजी को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, पूरा नेचुरल हैबिटेट को हम यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं, ये नेचुरल इकोलॉजी को प्रिजर्व कर रहे हैं, सिंगल नेचुरल फीचर को प्रिजर्व कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीशी को प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। हमारे नोट्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है, यहाँ पर नेशनल पार्क के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं दे रखी है ना, हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं दे रखी, यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क दे रखे हैं इन नोट्स में। इसको ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे कि फॉर कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्पीशीज, सेट ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीज। ठीक है। ये भी क्या होता है, ये भी नोटिफाई करी जाती है, ये डिक्लेरेशन कौन करता है, ये लिखो, कि स्टेट गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। रीजन एग्जैक्टली सेम होते हैं जो नेशनल पार्क के होते हैं, ठीक है। कौन से रीजन मैंने लिख पाए थे, फ्लोरल, कौन से थे, इकोलॉजिकल, फ्लोरल, फॉनल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, जूलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। इन्हीं रीजन के बेसिस पे ये करा जा सकता है। एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, नेचुरल, जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अंतर कहाँ आता है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में? पहली बात साइज का अंतर है, ठीक है, कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्सेस नेशनल पार्क जब करेंगे तो ये हमेशा ये स्मॉलर होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या साइज में स्मॉलर होगा, ठीक है। फिर इको सेंसिटिव जोन के साइज में स्मॉलर होगा, ठीक है। और क्या नंबर ऑफ प्रोटेक्शंस के टर्म में, कि यहाँ पे हम पूरा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सेट ऑफ स्पीशीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी टाइगर रिजर्व्स एंड एलिफेंट रिजर्व्स वगैरह होते हैं वो सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के उसमें आते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो अब हम नेशनल पार्क करेंगे, अपने नेशनल पार्क वाले वो निकाल लो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है काजीरंगा, है ना, ये एक नेशनल पार्क है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। क्यों, अब हमने यहाँ पे टाइगर भी छोड़ दिया, ठीक है। एक्चुअली एलिफेंट रिजर्व भी है, समझ रहे हैं। और हो सकता है हम इसको बर्ड सेंचुरी भी बोल दें अगर यहाँ पे एडिक्वेट बर्ड्स हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये डिक्लेरेशन वाली बात है, जो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व्स है ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आते। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या आ रहा है, इसमें खाली ये दो चीजें आ रही हैं कि आप या तो किसी चीज को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हो या नेशनल पार्क बोल सकते हो,
अगर नेशनल पार्क आपने बोला है, इसका इको सेंसिटिव जोन आएगा बड़ा सा, ठीक है, अदरवाइज दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस हमारे डिक्लेरेशन करते समय हमारे एम में अंतर आता है, क्या हम पूरे एनवायरनमेंट को या कर रहे हैं या सेट ऑफ स्पीशीज को कर रहे हैं, और उस हिसाब से साइज में अंतर आता है। ठीक है, ये तो हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब है डिक्लेरेशन। वो हमारा मतलब एक ऐसा मान लो हमारा एथिकल डिक्लेरेशन है कि हमारा एम है, ये हमारे पॉलिसी का डिक्लेरेशन है कि हम यहाँ पे टाइगर को भी प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, है ना, प्रॉपर फूड चेन क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। ठीक है, चलो अब ऐसा करते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आपने ये मैप वाला मैप खोल लो नेशनल पार्क का। ठीक है, साउथ से स्टार्ट करते हैं। आपको पेरियार नदी तो पता ही है साउथ में, है ना, केरल में, तो वहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार का जो डॉट है ना वहाँ नीचे की तरफ है, दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर? ठीक है, गुड। और गल्फ ऑफ मन्नार हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, इसमें गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी आ रहा है, और वहाँ पे कोरल रीफ्स वगैरह ये सारी चीज़ आ रही है, पूरी चीज़ बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं साइलेंट वैली, मुकुर्ती, बांदीपुर, नागरहोल। ठीक है, ये सारी चीज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ना। ऐसे यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, बांदीपुर और नागरहोल एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, और यहाँ पे एक नई दे रखी है क्या कहते हैं उसको, वायनाड वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, वायनाड, वो आपको पता है ना, राहुल गांधी वहां से वो है ना, वो वाला इलाका। ये सब कुछ कहाँ आता है? नीलगिरी बायोस्फीयर। अब प्रियंका गांधी है, अच्छा मेरे को नहीं पता। ओके, तो ये पूरी चीज कहाँ है? ये क्या कहते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, गुड। अब आते हैं, ठीक है, ये अंशी और दंदेली ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ चंदौली इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र का। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के अनुसार कह रहे हैं। और ये संजय गांधी वाला जो है ना, वो मुंबई के जस्ट ईस्ट में है। मुंबई वाले लोग जब भी पिकनिक मनाने जाते हैं वो संजय गांधी में जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर अब ये सेंट्रल इंडिया वाले, अच्छा वो तो मुंबई के अंदर है, तो उसको तो हम नहीं, उसको ना कैसे बोल सकता है, ये वो सेंसिटिव जोन ही 10 किलोमीटर का नहीं आएगा, वहां पे 5 का नहीं आएगा, उसको तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बोल पाएंगे। हाँ, मतलब वो क्या है कि वो सिटी फॉरेस्ट टाइप का, ज्यादा कुछ नहीं है वो। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक है, कन्नर वैली नेशनल पार्क है, कंकड़ वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, पापीकोंडा है। फिर इंद्रावती, आपको नदी पता होगा, इंद्रावती नदी पता है? ये किस नदी, किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंद्रावती। सोचो यहाँ से कौन सी नदी मेजर जाती होगी? गोदावरी की। ठीक है, तो गोदावरी के अंदर ये इंद्रावती आती है। इंद्रावती कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रेन आउट करती है? वो जो नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स है ना, बस्तर वगैरह, हेवीली डेंसली फॉरेस्टेड है, तो बस्तर क्या है, वो इंद्रावती केस में है, और इंद्रावती नेशनल पार्क है बस्तर में। ठीक है, ये हो गया। फिर हाँ तदोबा, ये वाले जितने भी है ना, कि नवगांव या तदोबा, ये सब भी मतलब ये अफेक्टेड इलाके हैं नक्सलवाद से। ठीक है, ये सारे वो वाले जंगल हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे नक्सलवाद क्यों होता है? पहली बार डेंस फॉरेस्ट, और फिर देखो कितनी स्टेट की बाउंड्री आ रही है, 1 2 3 4 5 इस छोटे से इलाके में। ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश में मिला दो तो 6 हैं। समझ रहे हैं क्यों यहाँ पे नक्सलिज्म इतना था? तो स्टेट पुलिस चेंज होती है, स्टेट पुलिस अपना फॉरेस्ट छोड़ के नहीं जाती, बट ये तो जाते हैं, है ना, इसलिए आसान था। ठीक है, इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क। अब पेंच नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? एक चीज आप ध्यान रखेंगे, पेंच नेशनल पार्क, देखो पेंच नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी मैनेज करती है, और ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी मैनेज करती है। इसलिए कभी कभी कुछ किताबों में क्या होता है, पेंच नेशनल पार्क ऊपर भी दिखाते हैं नीचे भी दिखाते हैं, 2 डॉट दिखाते हैं नेशनल पार्क के, बट वो क्या है, पूरा नेशनल पार्क एक ही है, बट क्या है कि वो क्रॉस बाउंड्री आता है। ठीक है, तो ये हो गया पेंच नेशनल पार्क। यहाँ पे पेंच नदी भी है। ठीक है, पंच क्यों लिखा हुआ है यार? PENCH होना चाहिए था। पंचमारी से अलग है सर, पचमढ़ी है वो।
ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा शायद। बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ पे मेरे को कुछ वैसे लग रही है। हाँ पचमढ़ी, हाँ पचमढ़ी के अंदर, हाँ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शायद ये दोनों चीज़ें आती हैं। सर जो पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो अलग डॉट है। हाँ वो अलग है। हाँ ऐसा हुआ ना कि एक और एक्सटेंशन जोन होगा, लेकिन उसका जो कोर एरिया और वो है ना, वो हल्का सा छोटा होगा। ठीक है, इसमें मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में कान्हा, सतपुड़ा रेंज पर ही आता है ना। फिर वन विहार, सतपुड़ा रेंज पे ही वन विहार है। ठीक है, सॉरी, ये विंध्या रेंज हो गई है। वन विहार जो हो गया ना, ये विंध्या रेंज है। और विंध्या रेंज की नॉर्दर्न स्पर पे देखोगे आपको पन्ना मिलेगा। ठीक है, जहाँ से हमारा हरिनाम है, राइट। फिर ये हो गया। फिर गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के एकदम टॉप पे। ठीक है, अब आते हैं उड़ीसा में। भीतरकनिका का आपको पता है किस चीज़ के लिए फेमस है? ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए, है ना। कि ये नेशनल पार्क ऐसा है कि यहाँ पे आई थिंक बैतरणी नदी आती है, कौन सी आती है? हाँ भीतरकनिका, आई थिंक बैतरणी है, मैं नदी का नाम श्योर नहीं है मैं। ठीक है, वो देख लेना आप कि फ्रेश वाटर मिलता है उधर, एक छोटा सा लगून टाइप का बनता है, और वहाँ से मतलब सॉल्ट वाटर आ रहा होता है। और ये वो नेशनल पार्क है जो कि सीधे कोस्ट लाइन तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया भीतरकनिका। और फिर सिमलीपाल तो हमें पता है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बहुत घना जंगल है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। फिर ऑब्वियसली सुंदरबन आपको याद ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा साउथ इंडिया हो गया। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको त्रिपुरा में देखो क्या मिल रहा है, एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबाग। ठीक है, क्लाउडेड लेपर्ड आपको वैसे भी याद रहेगा, क्यों? क्योंकि बहुत रेयर है कि इस जगह पे आपको क्लाउडेड लेपर्ड मिल रहे हैं, वरना कहाँ मिलते हैं? ऊपर की तरफ। ठीक है, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी क्लाउडेड लेपर्ड आपको पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्लाउडेड लेपर्ड मिल रहा है। जेनेटिकली थोड़े से सिमिलर है दोनों। हाँ, बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा फिर देखो, जब आप इसके नॉर्थ में जाओगे, नोकरेक मिल रहा है। ठीक है, और ये क्या? बलप्रकम। ठीक है, बलप्रकम नेशनल पार्क है। नोकरेक तो आपको वैसे भी याद रहेगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके ऊपर रायमोना और मनास। रायमोना ठीक है, हो सकता है याद ना रहे, पर रायमोना का आप याद रखना, भूटान, आसाम एंड वेस्ट बंगाल की बाउंड्री पर आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को हो सकता है पहले भी मैप मिले हो, उसमें ना लोकेशन हल्की सी गलत दे रखी थी, हल्का सा और ईस्ट में दे रखा था। इसमें मैंने कल लोकेशन सेट करी है। ठीक है, इस हिसाब से देखना। फिर मनास नेशनल पार्क, वो मैंने आपको दिखाई था, रॉयल मनास एंड मनास, है ना, मिलके ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना। फिर ओरांग नेशनल पार्क हो गया। यहाँ पे ये ना कल मैंने दिखाया था ना कि ये वो है आइलैंड टाइप का, है ना, वो हो गया। और फिर काजीरंगा। ठीक है, और काजीरंगा क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। काजीरंगा आपको याद रखना होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। ये हो गया। कहाँ पे? हाँ, दिब्रू साइखोवा था। आई थिंक दोनों एक साथ हैं क्या? आप सही कह रहे हो, दिब्रू साइखोवा था, बट वो बायोस्फीयर रिजर्व है ना। क्या मैंने बायोस्फीयर रिजर्व वाले में नहीं दिखाया क्या? बट कल हमने पढ़ा था, है ना, ये बायोस्फीयर वाले में नोट करने से रह गया, राइट। दिहांग तो है। और एक बार चेक कर लेते हैं। दिब्रू साइखोवा हाँ, ओरांग काफ़ी दूर है। ओरांग काफ़ी दूर है। के बाद काजीरंगा, फिर उसके भी ऊपर है ये राजीव गांधी अलग के जगह पार्क का है। राजीव गांधी।
ओरांग यहाँ पे ना गलत दिखा रखा है, ये दिब्रू साहिब है। ओरांग, हाँ ओरांग इस जगह पर है, हाँ ये गलत दिखा रखा है, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप, ठीक है। काजीरंगा के नॉर्थ में है ना, वेस्ट और नॉर्थ में है ना ओरांग, ठीक है। और वहां पे जो दिखा रहा था वो दिब्रू साहिब हुआ था, राइट। ब्रह्मपुत्र की वैली में है। हाँ सारे के सारे ब्रह्मपुत्र की वैली में है, ठीक है। फिर नामदफा जो है यहाँ पे एक्चुअली नदी भी आती है, ठीक है, नामदफा टाइप की, तिमल नाम की, हो गया। फिर कामलैंग हो गया, और फिर क्या, मॉलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली वो भी है, दिहांग और दिबांग नेशनल पार्क्स भी हैं, और फिर दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो वो हो गया। फिर हम आ जाते हैं, हाँ अब आते हैं बिहार पे। बिहार का इकलौता ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, एकदम नेपाल की बाउंड्री पे है। अब यहाँ पे जितने मिलेंगे आपको नेपाल की बाउंड्री पे मिलेंगे। तो दुआ इकलौता है, कहाँ पर आ रहा है, यूपी का इकलौता है, जो भी नेपाल की बाउंड्री में आ रहा है। फिर सेम ही लाइन में, ये सेम ही तराई रीजन कहते हैं, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फिर कल हमने डिस्कस कर ही लिया था वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना, उसके जस्ट ईस्ट में नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा है ना, और वैली ऑफ फ्लावर भी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। फिर इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी उसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। फिर गोविंद बसु विहार लेकिन अलग है, वो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है इस वाले का। फिर इसके अलावा पिन वैली और खीरगंगा, ये नेशनल पार्क, ये सब उधर आ रहे हैं। फिर एक साउथ, ये जहाँ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट आता है हरियाणा का, ये 4 स्टेट एक साथ मिलती हैं यहाँ पर, है ना, कौन सी, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी, ठीक है। यहाँ के इस कोने पे यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी, पहाड़ों से एक नदी निकलती है यहीं पे, यमुना, है ना। तो यहाँ के इस यमुना के जस्ट ईस्ट में है राजाजी नेशनल पार्क, जस्ट वेस्ट में है संबलबरा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, अच्छा ठीक है, ये हमारी ना ग्रेट हिमालय रेंज है। आपको पता है ना कि ये जो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, ये सब इस रीजन में ये डिस्टिंक्शन मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। जहाँ तक ये डिस्टिंक्शन मिल रहा है वहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। फिर ये हो गया इंदर किला। फिर किश्तवाड़ कहाँ पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, कुछ आइडिया, ये वैली से जस्ट बाहर जम्मू रीजन हो गया ये, ठीक है। तो जैसे जम्मू कश्मीर अगर ऐसा हो गया, सॉरी ये वैली हो गई हमारी, ठीक है, ये है कश्मीर, ये श्रीनगर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे है जम्मू, ठीक है, यहाँ पे है उड़ी, ठीक है, जस्ट बाहर निकल रही, ठीक है। यहाँ पर आता है किश्तवाड़, जम्मू से उड़ी जाते हुए बीच में, ठीक है, ये हमारी LOC हो गई मान लो, ठीक है। तो इस बाईपास कर देता है वैली को, क्या चीज़, कश्मीर वैली को बाईपास करते हुए जाता है रास्ता ओरी तक। नहीं, वैसे जब हमें जाना होता है तो हम, मतलब श्रीनगर अगर जाना होता है रोड इस तरीके से जाती है, ऐसे करके, और फिर ये किश्तवाड़ वाला एरिया बाईपास कर जाता है ना सर उसको, हाँ मतलब बीच में रेंज आ गई ना, फिर पंजाब। नहीं, यहाँ पे कोई रेंज नहीं है, इसके बीच में कोई रेंज नहीं है, रेंज है ये, समझ ना। यहाँ पे वो रामबन वगैरह एक वो आता है लोकेलिटी, ठीक है, वहां से होती हुई जाती है ये रास्ता, ठीक है। फिर सिटी फॉरेस्ट, और फिर ये एक सिटी फॉरेस्ट है, ये इसके अंदर ही श्रीनगर के अंदर ही, और श्रीनगर के हल्के से नॉर्थ में आता है दाचिगाम मतलब 10 विलेजेस, ठीक है, जो जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा था। और फिर लेह के अंदर आता है हेमस, ठीक है। ये सारे आपके नेशनल पार्क हो गए। अच्छा हाँ, एक रह गया, कौन सा, ये राजस्थान वाले रह गए, राजस्थान और गुजरात वाले। यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, जैसलमेर में हो गया। फिर एक केलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, हाँ नहीं भरतपुर वहाँ नहीं है, भरतपुर तो नीचे है, ये केलादेव, एक सेकेंड, केलादेव नेशनल पार्क की ये लोकेशन गलत रखी हुई है क्या है, थोड़ा और ईस्ट में है ना। केलादेव
नेशनल पार्क एक्चुअली पता है ये ना, मैंने इनको बोला था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलग लोकेशन मैंने इनको बोला था कि ये एक वो थी क्या किताब, क्या नाम था उस किताब का, ज्योग्राफी की किताब है ना, खुल्लर। हाँ खुल्लर एक किताब है, मैंने वो दी थी कि इसमें से देना। अब खुल्लर में पता है कई सारी चीज़ें गलत नोट है, तो उन्होंने गलत नोट कर लिया, इस चीज़ को ठीक नहीं करा, क्योंकि ये जो कैलादेव आना चाहिए ना वो इस जगह पे कहीं पे आना चाहिए, बॉर्डर पे हरियाणा बॉर्डर पे, है ना, यहाँ पे कहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, इसको हम ठीक कर लेंगे। यहाँ पे आना चाहिए कैलादेव, ठीक है, इसको ठीक करा जाएगा। सर इसका ठीक लग रहा है देखने में, ठीक है। फिर आता है रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर। अब देखो यहाँ पे और कई सारे नेशनल पार्क नहीं दिए हैं, जैसे कि हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे जस्ट, क्योंकि चंबल के इधर और उधर दोनों साइड फॉरेस्टेड इलाके हैं, इसके जस्ट इधर क्या कहते हैं रणथंभौर है। चंबल नदी कहाँ से बहती है यहाँ पर, मतलब इस इलाके में कहाँ से बह रही है नदी, नदी का डिमार्केशन राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है ना, ये चंबल नदी है, ठीक है। अब चंबल नदी के इस साइड मिल गया आपको रणथंभौर, जस्ट पार करते ही उधर जो ग्रीन पैच दिख रहा है वो पालपुर कूनो है, जहाँ पे अभी वो चीता इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं ना, ये वो वाला हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है, रामगढ़ विश्वधारी नेशनल पार्क, ठीक है। फिर मुकुंदरा हिल्स है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ मरीन नेशनल पार्क गिर तो आपको पता ही है, ठीक है, जहाँ पे लॉयन होते हैं, और फिर एक ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ये सब सौराष्ट्र का रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पालपुर कोनो करना पड़ेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैलादेव की लोकेशन ठीक करनी पड़ेगी, और यहाँ पे गुनांग की लोकेशन ठीक करनी पड़ेगी, ओके, ठीक है, याद रहेगा। जो वो क्या कहते हैं, तो मतलब जो एरर्स हमने नोट करें वो अपने मैप में आप नोट कर लेना, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके दिमाग से निकल जाए। देखो नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं, 100 से ज़्यादा हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जो दिखाए हैं वो लगभग 70-80 ही हैं, ठीक है, क्योंकि जगह की कमी थी, ठीक है। तो जहाँ पे जो भी चीज़ न्यूज़ में आए वो इसमें आप नोट करते रहो साथ के साथ, बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में आ रही है उसी पे ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे पालपुर कूनो इसमें नहीं है, होना चाहिए था, वो तो न्यूज़ में, ठीक है ना। चलो ये सारे हो गए हमारे नेशनल पार्क। फिर आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, ठीक है। अब जैसे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑब्वियसली यहीं पे होगी, बांदीपुर यहीं होगा, नागरहोल यहाँ होगा, ठीक है, इट्स गुड, ठीक है। फिर गुंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडी यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, हाँ, हमने उसमें शायद डिस्कस करना भूल गए थे, ठीक है। फिर नागार्जुना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ इसमें मैं आपको बता देता हूँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास 400 कुछ है, ठीक है, वो यहाँ पे और कम मतलब दिखाई हुई है, ठीक है। ये भी आपको देखना पड़ेगा कौन सी न्यूज़ में कौन से नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेसर इंपॉर्टेंस की होती है, नेशनल पार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंस के होते हैं, क्योंकि उनका इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बड़ा होता है, ठीक है, और वहाँ पे ऑब्वियसली इस वजह से ज़्यादा खतरनाक जानवर होते हैं, ठीक है, और क्योंकि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बड़ा होता है तो इसलिए न्यूज़ में भी आ जाते हैं कि इस नेशनल पार्क में ये कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, है ना, इस टाइप की न्यूज़ बहुत आ जाती है इसलिए, ठीक है। चलो बाकी तो आई थिंक कोई नया नाम यहाँ पे दिख रहा है, माउंट आबू, ओके, ठीक है। माउंट आबू उदयपुर के जस्ट पास होता है, ठीक है, ये हो गया। और कोई दिख रहा है आपको, सुल्तानपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा में मिलते नहीं, नेशनल पार्क तो एक नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुल्तानपुर है, ठीक है। और चिल्का लेक, ओके, चिल्का लेक और कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोलेरू एक्चुअली यहाँ पे ना शायद गलत दिखा रखा है, कोलेरू और साउथ में होना चाहिए था, हाँ, वहाँ पे लेक है, इसके पास है काफ़ी, ठीक है। जो कोलेरू लेक है वो गोदावरी और कृष्णा के बीच में आता है एक्चुअली, कोलेरू लेक, एक
बार देख लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन, मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोलोरू लेक जो आता है ना, ये जो रॉड दिख रही है ये है कृष्णा नदी, ये है गोदावरी नदी, यहाँ पे एकदम बीच में यहाँ पर एक लेक आता है कोलोरू लेक, ठीक है। तो ये कोलोरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली यहाँ होनी चाहिए। एक बार देख लेता हूँ, हो सकता है कोलोरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोलोरू लेक से हल्की से अलग हट के हो, बट ज़्यादा अंतर तो होना नहीं चाहिए। तो कोलोरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना एकदम सेम जगह पर है, ठीक है। कोलेरू लेक के हाँ कोलोरू लेक के पास है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है लोकेशन। हाँ ऐसे ये चिल्का लेक है ना, इसका भी ये गलत दे रखा है, चिल्का लेक का चिल्का लेक पर होना चाहिए था, है ना। हाँ उसके पास होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही भीतरकनिका थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, चिल्का लेक शायद नाम ये उल्टे हो गए हैं, चिल्का ऊपर आना चाहिए, वो चिल्का नीचे आना चाहिए, ये ऊपर। हाँ सिमलीपाल सही जगह दिया हुआ है। ऊषा कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बार देखें। ओके ऊषा कोटी यहाँ है, ऊषा कोटी सही जगह दिया है। नल सरोवर इम्पोर्टेंट है। हाँ गुजरात में से कच्छ के पास। हाँ सही सही है। अरे गोविंद सागर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डैम है, ठीक है। डैम के पास जैसे ही पानी आया तो वहाँ की इकोलॉजी चेंज हो गई, अब उसको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर दिया, ठीक है। बाकी तो और कोई कैमूर रेंज होती है यहाँ पे बिहार के साउथ में, है ना, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैमूर की भी मेरे को लोकेशन थोड़ी सी अजीब लग रही है। कहाँ है ये? हाँ कैमूर भी बहुत गलत है लोकेशन, कैमूर एकदम ही गलत है ये, राइट, क्योंकि कैमूर नदी भी है। देखो ये कैमूर का ना लोकेशन चेंज करना, ईस्ट की जगह ये वेस्ट बिहार में है, यहाँ पर है। हाँ झारखंड बॉर्डर पर है। ठीक है बाकी है ना, सही जगह आ गया। दाचेगाम सही जगह आ गया, दाचेगाम हल्का सा साउथ हो जाता ठीक रहता। किश्तवाड़ सही है, सुल्तानपुर ठीक है, बाकी सब तो ठीक लग रहे हैं। गुड कैच पेंच। क्योंकि नागपुर रीजन में आता है और ये गलत दे रखा है, क्योंकि जो नेशनल पार्क है कल मैंने ठीक करा है ना, नेशनल पार्क से आप लोकेशन चेक करना, ठीक है। ये गलत दे रखा है, पेंच यहाँ पर होना चाहिए, हाँ बॉर्डर पर है, ठीक है। कहाँ पर? इस जगह पे, ये इस बॉर्डर पे यहाँ पर होना चाहिए, हाँ जहाँ पे नेशनल पार्क में दिखाया था वहाँ होना चाहिए पेंच। ठीक है बाकी ठीक है, बाकी तो पन्ना सही है। मनास गलत है, मनास बहुत गलत है। ये पता है कल मैंने नेशनल पार्क भी मनास ठीक करा है। कहाँ होना चाहिए बताओ मनास? हाँ मैंने देखो अभी भी मेघालय के ऊपर है, हाँ ये जो डार्क पैच दिख रहा है ना, इस जगह वहाँ होना चाहिए एकदम से। ठीक है ना, एक बार जब आप मैप देखते हो ना, जिसमें हरा हरा दिखाई देता है, वो आप सही कैच करना शुरू कर दो, इंट्यूशन काम करना शुरू कर देता है। ठीक है बस, ठीक है, इसी तरीके से आप याद कर लोगे। उसमें भी ठीक था ना नेशनल पार्क वाले में, ठीक है सही है।
परफेक्ट। अब चलते हैं। कुछ ऐसा भी है कि हम किसी और कंट्री के साथ मैनेज करते हो किसी नेशनल पार्क को या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, सुंदरबंस को जैसे मैनेज करते हो बांग्लादेश का, और मनास को जैसे भूटान के साथ नहीं, ऐसा नहीं करता हम, नहीं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट इस चीज़ पे कोऑपरेशन हो सकती है, बट आप देखो ना सार्क के मैकेनिज्म हम वैसे नॉर्मल चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करते, इंसानों को मैनेज करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, जानवरों को कैसे करेंगे? स्टेप कर सकते हैं कर सकते हैं, बट मतलब खैर ऐसा अभी तक तो कोऑपरेशन हुआ नहीं है। वैसे ही रिलेशन खराब हो रखे हैं। हाँ, बहुत सारी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों में कोऑपरेशन की ज़रूरत है, होता है। वहाँ साइड तो होता है ना यूरोप वगैरह में। हाँ, अभी हमारे जो रीजन है इतना डेवलप नहीं है। ठीक है, यहाँ तो कुछ और नेशनल पार्क दे रखे हैं। बानरघट्टा वगैरह तो हो गया था। ये जो हमारे नोट्स है, बानरघट्टा यहाँ पे दिया हुआ है। कोयना और सह्याद्री पर्वत, ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ये हमारे मैप में नहीं है। कोयना नदी कहाँ से आती है, कुछ आइडिया आपको? कोयना नदी, कोई ना हाँ, यहाँ से कोयना नदी इसमें मिलती है वो कृष्णा के लिए, ठीक है। तो कृष्णा नदी यहीं कहीं से निकलती है, कोयना नदी हल्के से ऊपर से निकलती है, और ये दोनों मिल जाती हैं यहीं कहीं, और फिर ये इस साइड को जाती हैं, ठीक है, इस साइड को जाती हैं, एक्चुअली ऐसे जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कोयना बहुत बड़ा रिजर्वायर है, इतना बड़ा रिजर्वायर है कि इसकी वजह से अर्थक्वेक स्वार्म्स आते हैं। मैंने जब आपका फिजिकल ज्योग्राफी होगा अर्थक्वेक स्वार्म वगैरह से रिलेटेड कुछ मैंने बताया था, ठीक है। जब पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है हाँ, तो मतलब जो रॉक के लेयर्स होती हैं उनमें क्रैक्स डेवलप उनमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, नीचे तक फिर ट्रेमर्स शुरू होते हैं। तो वो कहाँ हो रहा है? कोयना में हो रहा है। तो कोयना, तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वो डिक्लेयर NTCA एज टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। रेंज है जो हाँ, वहाँ पे ठीक है। और ये कहाँ पर आ रहा है? ये चंदौली नेशनल पार्क के पास ही आ रहा है, ठीक है, इसी के पास है चंदौली नेशनल पार्क। ये कहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ये अपने नोट्स में पढ़ रहा हूँ, नोट्स पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें रिसेंटली 2-3 साल पहले तक न्यूज़ में थी, है ना, इसलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को NTCA ने टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। हम देखेंगे टाइगर रिजर्व क्या है जब हम अभी कैट्स करेंगे ना, बिग कैट्स करेंगे। फिर इसमें सह्याद्री टाइगर रिजर्व क्या है, पूरी सह्याद्री रेंज के साथ जाती है वेस्टर्न घाट में। फिर इसी के पास चंदौली नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व उन्होंने क्या घोषित करा है कि चंदौली नेशनल पार्क, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको मिलाकर सह्याद्री टाइगर रिजर्व घोषित करा है उन्होंने। इसमें सर मैप में टाइगर रिजर्व वाले में देखो है क्या टाइगर रिजर्व, इसमें नहीं दे रखा। कहाँ पे लोकेशन रखेंगे इसकी? हाँ, इसकी लोकेशन यहाँ पर है, इस जगह पे, हाँ एकदम बीच में मान लो। यहाँ पे सबसे ग्रीनेस्ट स्पॉट जो आ रहा है ना महाराष्ट्र के इसमें, वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री रेंज। एक्चुअली क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है जितने मराठी से मैंने पूछा है वो ये कहते हैं कि जो पर्वत मिल जाता है उसको वो सह्याद्री बोल देते हैं। ठीक है, फिर बेंगलोर का बानरघट्टा, ये तो इसमें दिया ही हुआ है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बेंगलोर के पास है फिर कुद्रेमुख माइंस है। पीक। हाँ, कुद्रेमुख पीक भी है, माइंस भी हैं। कहाँ पर है? हाँ जी, किस चीज़ की? ये एक ट्रायंगल बनता है ना कुद्रेमुख, नहीं कोल वगैरह का, कोल की माइंस है ना। तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी इस जगह पे कहीं पे, इस जगह पे कहीं कर्नाटक में। ऊंची की अच्छा, ये नहीं, अच्छा कर्नाटक की सबसे ऊंची होगी शायद, क्योंकि सबसे, वरना तो शायद ये अन्नामलाई, कर्नाटक की। हाँ कर्नाटक की है। ठीक है, कौन से नदियाँ आती हैं, जैसे तुंगा नदी, भद्रा नदी, है ना। तो ठीक है, फिर नामेरी नेशनल पार्क, ये दे रखा है कि हमारे इसमें नहीं दे रखा, ठीक है, नामेरी भी हम नोट कर लेते हैं। लोकेशन एक बार बता देता हूँ आपको। ओके, ये है इस जगह, जहाँ यहाँ ना दे नहीं रखा ठीक से,
एक्चुअली क्या है, जहाँ पे अरुणाचल और आसाम मिलते हैं ना, इस पॉइंट पे है नामेरी। ओरांग का जहाँ वो आ रहा था ना नेशनल पार्क में, वहाँ पे नामेरी नेशनल पार्क है। बिल्कुल ऊपर अरुणाचल प्रदेश और ये जो मिलते हैं, हाँ नहीं, हाँ अरुणाचल भूटान और इसके बॉर्डर पे। तो ये अरुणाचल के अंदर आएगा उसमें? नहीं, ये अरुणाचल में नहीं आ रहा है, ये आसाम में आ रहा है। नामेरी। 300 बर्ड स्पीशीज है यहाँ पे, तगड़ा। About 3,000 domestic cattle also form part of prey base for tiger leopards. Okay, ठीक है, ये तो हो गया हमारे कंजर्वेशन एरियाज। अब हम आते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर। ठीक है, हमने IUCN की एक कैटेगराइजेशन देखी थी, है ना। अब वहीं पे कुछ और हम ये कैटेगराइजेशन देख रहे हैं। वहाँ पे हमने ये देख लिया था भाई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ किसको कह रहे हैं, है ना। और फिर वल्नरेबल स्पीशीज़ किसको कह रहे हैं वो देख लिया था। रेयर स्पीशीज़ किसको कह रहे हैं जिसके नंबर कम है। एंडेमिक स्पीशीज़ किसको कहते हैं, नहीं जो उसी जगह पे हो, कहीं और नहीं एग्जिस्ट करती हो, है ना। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ तो ऑब्वियसली पता ही है, और फिर बाकी की नॉर्मल स्पीशीज़ हो गई। ठीक है, अब आते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट पे जी। बाहर की स्पीशीज को क्या बोलते हैं? एग्जॉटिक। एक बार देख लेता हूँ मैं, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली एग्जॉटिक कहते हैं वैसे तो। हाँ, एग्जॉटिक स्पीशीज मींस इंट्रोड्यूस स्पीशीज। और अगर ये इंट्रोड्यूस स्पीशीज इन्वेड करना शुरू करते हैं, बाकी लोगों के न्यूट्रिशन को खा लें, हद से ज़्यादा कंपटीशन देते हैं और कंपटीशन जीत जाए एक्चुअली, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे। लिख लेना चाहिए क्या एग्जॉटिक स्पीशीज होगा। एक बार लिख लेते हैं, आप भी जो है नोट कर लो। अब हम आते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट में। हमने IUCN ऑर्गेनाइजेशन देख ली थी, ठीक है। इसके ठीक है हेडवाटर वगैरह देख लो, इंग्लैंड स्विट्जरलैंड वगैरह में। IUCN का रेड डेटा बुक वो डिस्कस हम कर चुके थे, ठीक है, और जिसके अंदर वो प्रोटेक्शन है, नॉन कैटेगरीज होती हैं, राइट, ये सब देख चुके हैं। फिर अब नेक्स्ट पर आते हैं। इसके अलावा सबसे पहले है ट्रैफिक, और ट्रैफिक जो नाम सजेस्ट कर रहा है वो जो वाइल्ड लाइफ की ट्रैफिकिंग है उसके लिए ही है, लेकिन ट्रैफिक का एक फुल फॉर्म भी है कि ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंटरनेशनल कॉमर्स। कि अगर इंटरनेशनल कॉमर्स हो रहा है किसका, फ्लोरा एंड फौना का, उसके ट्रेड रिकॉर्ड का एनालिसिस, ठीक है, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंटरनेशनल कॉमर्स, ठीक है। 1976 की ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड बाय IUCN, है ना, और वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, WWF इनके साथ। और ये करते क्या है, ये मॉनिटर करते हैं बोथ लीगल एंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड। लीगल ट्रेड कौन से हो गए वाइल्ड लाइफ में, जैसे हम चीता ले रहे हैं, जैसे हम चीता मंगा रहे हैं, हो सकता है हॉर्स का ट्रेड हो गया। ये मंगोलिया में नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हैं उनको कैप्टिव कर दिया और फिर हॉर्स को ट्रेड करना शुरू कर दिया, है। हाँ, हर टाइप का ट्रेड, लीगल इलीगल, इन सबको करना है ना। ये ट्रेड रिकॉर्ड्स हैं सिंपली, वो लीगल है इलीगल ऐसे कोई मतलब नहीं, ट्रेड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और इंडिया के साथ पार्टनरशिप है कि प्रोजेक्ट शहतोष है, कि ये तिब्बतियन एंटीलोप है। एंटीलोप क्या होता है, हाँ उस टाइप का, डियर टाइप की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर माइक है मॉनिटरी इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स, ये कोई प्रोजेक्ट है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स के लिए,
ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। अब ट्रैफिक में क्या था, सारा रिकॉर्ड है। साइट्स में क्या है, वो रिकॉर्ड ये स्पेशली देख रहे हैं कौन सा, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में है, उनको स्पेशली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक सिर्फ रिकॉर्ड रख रहा है ना, वो ये नहीं देख रहा कि इसको प्रोटेक्ट करना, नहीं, वो काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है साइट्स। ठीक है, साइट की अपनी कन्वेंशन होती है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट एक्चुअली है। ठीक है, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ठीक है, लेकिन स्टेट्स इसको एडहर करते हैं वॉलंटरली। ऑब्वियसली ये हर एग्रीमेंट का होता है, एग्रीमेंट की तरह ही है। एग्रीमेंट का क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो वॉलंटरी एक एग्रीमेंट में एंटर करती हैं, साइन करती हैं। एक बार वो सिग्नेटरी हो गए और वो लीगली बाइंडिंग हो जाता है ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से तो साइट लीगली बाइंडिंग है, वॉलंटरीली स्टेट्स इसमें आते हैं। ठीक है, और फिर मीनिंग स्टेट्स हैव टू इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन, ये सब ठीक है। मतलब क्या है कि इम्प्लीमेंट करने का मतलब है फिर अपने लॉज बनाने पड़ते हैं। एक बार आपने साइट को साइन कर दिया, उसके बाद अपने देश में बैठ के लॉ बनाना है ना। जो हमने चीज़ें मंगाई थी अभी साउथ अफ्रीका और नामीबिया से, साइट्स की परमिशन लेनी पड़ती है उनके लिए, क्योंकि चीता वो है एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है। इट अकॉर्ड्स वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू मोर देन 35,000 स्पीशीज। ठीक है, इसके कुछ अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स 1 एक्सटिंक्शन का डेंजर है, वो वाले हो गए, इसमें 5,000 स्पीशीज हैं। ठीक है, फिर अपेंडिक्स 2 नॉट थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन बट ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल। ठीक है, और फिर अपेंडिक्स 3 ये वो स्पीशीज हैं जो कि कंट्रीज कह रही हैं कि इसको अपेंडिक्स 1 में ले आओ, लेकिन इन्होंने अभी डाले नहीं, मतलब डिबेटेबल स्पीशीज हैं जो कुछ कंट्रीज कह रही हैं कि इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। फिर साइट्स की एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है। ठीक है, हर 3 साल में, और इनके कन्वेंशन होते हैं। जैसे 2016 वाले में ये पेंगोलिन्स को कंजर्व करने की बात हुई थी। 2019 वाला श्रीलंका में होना था, फिर बाद में जेनेवा में चला गया। 19 में यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस चल रही थी, है ना, वो ऑयल वगैरह की क्राइसिस वगैरह चल रही थी, फूड शॉर्टेज वगैरह हो रही थी। ठीक है, फिर 2022 में कोस्टा रिका वगैरह में, अब 25 में हुआ। ठीक है, इस साल देख लेते हैं। गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये फिर आ सकता है साइट्स 2025 CITES 2025, क्योंकि अगर कर रहे हैं तो साथ के साथ नोट करते चलते हैं, है ना। और ये भी पता होना चाहिए कि फिर ये बात कहाँ हुई। उज़्बेकिस्तान में है अभी फरवरी में, अब भी है, अब भी कुछ दिनों में ही अभी इसकी न्यूज़ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 184 पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नहीं, समरकंद में हो रही है। कोई नहीं, मैं भी हो जाता हूँ। अच्छा, ये 20th कॉन्फ्रेंस है जी। कोई देख लें, अगर कोई इम्पोर्टेंट वो हो, स्पीशीज, ये कुछ जनरली क्या होता है जब भी ये होता है ना, तो अपेंडिक्स 1 और 2 को अमेंड करने के ऊपर कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है हर बार। ठीक है, तो जिन स्पीशीज़ के लिए एग्रीमेंट हुआ है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आते हैं वो। तो एक बार ये देख लेते हैं कि अगर कोई है अभी तक किसी को अपेंड करने की बात अगर ये कर रहे हैं तो नोट कर लेते हैं। नॉट येट नोन, ऐसा जेमिनी कह रहा है कि अभी तक हमें नहीं पता। तो देखते रहना,
अगर जैसे ये मतलब एग्रीमेंट वगैरह होगा और उन्होंने किसी स्पीसी की बात करी कि इसको आप अपेंडिक्स 1 में डाल रहे हैं, तो वो नोट कर लेना, उस पर सवाल आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, पेपर तब तक बन गया होगा। नहीं अभी नहीं बना, 1 महीने पहले बनता है। हमने ये देखा है जो न्यूज़ आ रही होती है ना, उसके एक मतलब कोई न्यूज़ आई, ठीक है, 1 महीने बाद वो पेपर में आ गया, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो 1 महीने पहले ही प्रिंट करते हैं, इतनी जल्दी प्रिंट करके नहीं रखते। देखो जितना वो क्लोज प्रिंट करेंगे उतना प्रोटेक्ट करना आसान है ना सीक्रेसी। जितना टाइम हो गया, अब किसी को आप लॉकअप में बंद थोड़ी करके रखोगे 5 महीने के लिए, उतनी रैंडम चीजें ला सकते उनने रैंडम चीज़ डाली भी जा सकती हैं। हैं। मतलब इस साल का बजट भी इम्पोर्टेंट हो गया। हाँ और क्या, वो पढ़ना ही है, यहाँ नहीं तो मेंस में आ जाएगा। ठीक है, साइट की सक्सेस स्टोरी, ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट सेव फ्रॉम पोचिंग, ये सब ठीक है। फिर कंजर्वेशन इन इंडिया, ठीक है, अब इंडिया के कंजर्वेशन देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, अभी हम कैट्स को सबको एक साथ करेंगे तो उसमें देखेंगे। फिर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी वहीं देखेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। फिर प्रोजेक्ट हंगुल, ये कश्मीरी स्टैग, ये भी आने वाला है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, तो हमने ना ये देखो नोट्स को किस तरीके से अरेंज करा है, एक बार ना इसका स्ट्रक्चर देखो। क्या है कि ये अभी यहाँ पे जितने भी हैं, ये जैसे लंगूर, पेंगोलिन, मैंगोज, राइनोज, ठीक है, ये वो वाले हैं जिनको हम क्लासिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, फिर आता है एलिफेंट। ठीक है, क्यों एलिफेंट को अलग से क्यों करा, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट है। ठीक है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, और प्लस एलिफेंट, सिर्फ एलिफेंट की स्पीशीज है हमारे पास 2-4, राइनोज की भी है, इंडोनेशियन राइनो भी है, इंडियन राइनो भी है। हम इंडोनेशियन के बारे में कम पढ़ते हैं, हम खाली इंडियन को कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एनिमल्स वगैरह, ये एलिफेंट्स वगैरह हो गए। उसके बाद ये मतलब छोटे मोटे और एलिफेंट आ गए, जैसे सॉरी एनिमल्स आ गए, जैसे कि ये गैंजेटिक डॉल्फिन वगैरह हो गया है ना, और फिर इनके कंजर्वेशन एफर्ट। फिर टर्टल्स, टॉर्टोइज एक साथ आ गए। ठीक है, ये कर लिया, और जितने भी टाइप के हमारे टर्टल्स हैं, ठीक है, वो हो गया। फिर डियर और स्टैग की ईस्टर्न स्वैम डियर हो गया, हंगुल, प्रोजेक्ट हंगुल हो गया। ठीक है, ये दोनों एक साथ आ गए। फिर बारहसिंगा है ना, ये सब हो गया। और फिर आ रहे हैं बिग कैट्स कि लॉयंस एक साथ हमने कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टेबल भी दी हुई है बिग कैट की, है ना, कि ये सारे टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, इन सब के बीच में हल्का सा अंतर, इन सब के साइंटिफिक नेम एक टेबल हो गई। ठीक है, और कौन सी लिस्ट में आ रहे हैं ये, शेड्यूल 1 वगैरह। अब क्या है, जैगुआर एंड प्यूमा इंडिया में होते ही नहीं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आ ही नहीं रहे, देख रहे हैं। ठीक है, फिर एशियाटिक चीता हो गए, ये जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर ट्री क्लाइंबिंग, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड देखो ऐसा दिखता है, देखो नेक्स्ट पेज पे जो हम देख रहे थे ना, कौन से नेशनल पार्क में था, क्लाउडेड लेपर्ड, नीचे क्लाउडेड मतलब नेशनल पार्क है त्रिपुरा में, नेशनल पार्क ही है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये नोट्स में भी दिया है, ये नागालैंड वगैरह में मिलता है, यहाँ पे एक्चुअली त्रिपुरा भी नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ रहा है यार, ये चीता है नहीं, नेक्स्ट पे जाओ सर, वहाँ देखा क्लाउडेड लेपर्ड, हाँ ठीक है ना। फिर स्नो लेपर्ड हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नॉर्मल लेपर्ड, और इसके बाद स्मॉल कैट्स, इंडिया की एक डेजर्ट कैट होती है। ठीक है, फिर कैरकाल होता है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा इंडिया का। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे ये सारा। बस उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा बर्ड्स पे। ठीक है, 2 दिन वो पन्ने पलटो, आपको बर्ड्स का चैप्टर मिलेगा। ठीक है, अब ये हम क्यों ये सारा क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि पहली बात तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनेगा, और दूसरा ये चीज़ हो जाएगी कि जब भी कोई चीज़ नई न्यूज़ में आई है, कोई नई कैट आ गई, तो आप उसे सही जगह पे डाल लो, है ना, तो वो आपके दिमाग के स्ट्रक्चर में बन जाएगा। वरना क्या है, रैंडम फैक्ट कभी यहाँ से पढ़ रहे हैं, कभी यहाँ से पढ़ रहे हैं, स्पीशी की वो लिस्ट होती चली जाएगी, वो रटने की हो जाएगी, है ना। हमें नहीं चाहिए रटे, हम जितना स्ट्रक्चर बस समझने भर से आ जाए वो उतना अच्छा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बॉर्न कन्वेंशन वगैरह ये सब करेंगे। बर्ड्स के बाद कुछ है हमारा, हाँ लिटरल स्वैम्स, वेटलैंड्स वगैरह है। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहाँ खाली रामसार साइट्स वगैरह ये सब है। ठीक है, बस इतना ही है। हाँ,
ठीक है, अब सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे आने से पहले सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में देखेंगे कि एक्ट किस तरह काम कर रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। क्या हुआ? जोएल और इमराना दोनों आए थे ऊपर कब? अच्छा, क्लास। ओके ओके। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ की, ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है वैसे? जंगली जानवर, जंगल, वाइल्ड की सारी लाइफ, वो फ्लोरा भी हो सकती है, फोना भी हो सकती है, जंगली जिंदगी। है ना? तो हाँ, जंगली जिंदगी। ठीक है, तो हम फ्लोरा एंड फोना दोनों को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब अगर दोनों को साथ में हम प्रोटेक्ट करेंगे तो कंजर्वेशन एरिया के बारे में बात करता है, कंजर्वेशन एरियाज। ठीक है, और वो हम देख चुके हैं। ठीक है, मेनली किसके बारे में बात कर रहे हैं? दो ही चीजों के, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट। इसके अलावा क्या बात कर रहा है? ये वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहा है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन। फॉरेस्ट की तरह नहीं, क्या? रिसोर्स, नहीं जंगल सर्विस। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी रिसोर्स की तरह नहीं ले रहा है इनको, सीरियस वाला है। ये सीरियस वाला है। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कि हमने जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उनको कुछ शेड्यूल्स में डाल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शेड्यूल 1, नहीं, शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 एंड 2 एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट है। 3, 4 वो है कि कर सकते हैं, मार सकते हैं, है ना? रैट्स हैं, कुछ को तो मारना और प्रमोट करा गया, भाई रैट्स है मार दो, फिर हमारे उसको मतलब खराब कर देते हैं, टिड्डी होती है, हमारे मतलब हम उसको खराब कर देते हैं ना फसलों को, पेस्ट, इनको पेस्ट है ना, मारा जा सकता है। फिर जो शेड्यूल 5 आता है, शेड्यूल 5, 6, ठीक है, प्लांट्स वगैरह की बात होती है। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका ना होना बेहतर है, वीड्स, जिनको हम हटाना चाहते हैं, है ना? तो ये क्या है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या है, कंजर्वेशन की बात करता है, लेकिन वो एक क्लासिफिकेशन कर देता है कि किस तरीके से किसको हम क्या प्रोटेक्शन देंगे और कौन से अनडिजायरेबल है ना, ये सारी चीजें। तो लिखो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 का पार्ट 2। टोटल कितने शेड्यूल हैं इसमें? 6। ठीक है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2, और एक्चुअली शेड्यूल 2 ही मानो, इनको मिलता है एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। बड़े बड़े जानवर जितने नाम सुने, जितने किसी भी- सब इसमें है, बिना सोचे समझे शेड्यूल 1 कर देना। एलिफेंट शेड्यूल 1, टाइगर, लॉयन, कुछ भी, चीता, जिसको आप मार नहीं सकते, जिसका आपको ये लॉजिक लग रहा है कि एथिकली यार इसको तो नहीं मारना चाहिए, वो सब शेड्यूल 1 में डाला हुआ है। तो किसी को भी नहीं मार सकता। हाँ, वो तो ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई शेड्यूल 1 में। अब एक चीज का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? क्या हम कभी भी नहीं मार सकते, इवन अगर इफ, हमें मारने वाला है तो यस, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में। अगर कोई, जैसे वो एक टाइग्रेस थी अवनी थी, अवनी, है ना, एक टाइग्रेस थी अवनी, जिसने 13 लोगों को मार दिया था। ठीक है, उसको, हाँ, तो उसको शायद टेस्ट ही लग गया था ह्यूमंस का। ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि भाई ये तो मतलब आगे भी बड़ी थ्रेट है। फॉरेस्ट ऑफिशियल को भी खा गए थे एक। हाँ, शायद ऐसे ही कुछ हुआ था। तो कहने का मतलब है ये तो प्रॉपर थ्रेट है। अगर थ्रेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फिर तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, बट ऐसे नहीं कर सकते।
हाँ पहले ट्रैंकुलाइज करना जो कुछ भी है ना, हम एक्चुअली मार भी सकते हैं, उसके लिए भी कई सारे प्रोसेस हैं, डिपार्टमेंट वाले ही मारेंगे। तो यहाँ पे कौन मारेगा, एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। ये IFS होता है, हाँ जी, ऐसे काम ही करने पड़ती है इनको। हाँ ठीक है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या करता है कि इशू करता है एक ऑर्डर कि हाँ, और अब एक वारंट इशू करता है, इसको कहते हैं वारंट। ठीक है, वार्डन एक्ट में एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 हैज बिकम डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ और इज सो डिसेबल्ड और डिजीज एज टू बियॉन्ड रिकवरी, उसके पेन को खत्म करने के लिए, है ना। वो यूथेनेसी है एनिमल्स के लिए। हाँ ठीक है। तो बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड स्टेटिंग द रीजंस देयरफॉर, कि किस रीजन के लिए ये काम करा जा रहा है, परमिट एनी पर्सन टू हंट सच एनिमल और कॉज एनिमल टू बी हंटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब है करा जा सकता है एक ऑर्डर के थ्रू। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक ऑर्डर देगा और ऑर्डर के अंदर साफ साफ रीजन होना चाहिए। उस केस में क्या हुआ था, उसने वार्डन ने बस डिसाइड करा था कि ठीक है हम ऑर्डर निकालेंगे, जब तक उसने ऑर्डर निकाला तब तक उसको हंट कर दिया। ठीक है, एक बड़े सा ऑफिशियल गया, वो जाकर हंट करके आ गया। ठीक है, और ऑर्डर के अंदर तब तक रीजन वगैरह कुछ साइड नहीं हुआ था। ठीक है, और लोगों ने ये भी कहा कि भाई एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल नहीं था इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए या कुछ, है ना। आपने ऑर्डर, लोगों ने पहले कहा कि भाई अपना रिप्रोड्यूस करो, आपने ऑर्डर कौन सा निकाला, तब तक ऑर्डर बना नहीं था एक्चुअली, तो उन्होंने बनाया तक नहीं था ऑर्डर तब तक। ठीक है, फिर क्योंकि लोग ये देखना चाह रहे थे आपने क्या रीजन दिया और फिर आपने क्या तरीका बताया कि किस तरीके से मार रहे हैं, कुछ लिखा ही नहीं है। फिर तो ऑर्डर देना ही पड़ेगा। फिर तो देना ही पड़ेगा, फिर बैक डेट में उसने कुछ निकाला वगैरह होगा, मेरे को भी नहीं पता क्या करा था फाइनली। ठीक है, तो इंसान के लिए भी ट्रू है ना, हैं, कि अगर इंसान जान लेगा अपने सिचुएशन बचाने के में। लिए। हाँ अब देखो शेड्यूल 1 में जो मारा जा सकता है ना, ये सिर्फ हार्मफुल टू ह्यूमंस हो चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं देखा, ये शेड्यूल 1 की बात है। सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया है यहाँ पर कि डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ या फिर खुद डिसेबल्ड है। ठीक है, उस केस में मारा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ तब। पर यहां पे ये नहीं लिखा कि हार्मफुल टू प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हार्मफुल टू प्रॉपर्टी की केस, हार्मफुल टू प्रॉपर्टी वाला भी मारा जा सकता है। जो भी एनिमल शेड्यूल 2, 3 या 4 में आ रहे हैं, ये हार्मफुल टू ह्यूमन, हार्मफुल टू ह्यूमन एज वेल एज प्रॉपर्टी, इस केस में मारा जा सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी जनरली कौन सी होती है, जनरली प्रॉपर्टी का मतलब होता है स्टैंडिंग क्रॉप्स। हाँ, कब, फिर भी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डालनी है। ठीक है, अगर हाथी आ गया खेत में नहीं मार सकते, वो प्रॉपर्टी को चाहे कितना नुकसान पहुंचा दे, गन्ना लेकर चला जाए, कुछ कर दे, ठीक है, उसको नहीं मारा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ये करा जा सकता है कि जो किसान है वो सरकार के पास जाए, डीएम के पास, प्लीज़ कंपनसेट अस, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, इतना ही हो सकता है। शेड्यूल 1 एनिमल को चाहे कुछ हो जाए, वो आपके खेतों में घुस जाए, नहीं मारा जा सकता। ठीक है, ये हो गया, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और दे रखी हैं कि ग्रांट ऑफ स्पेशल परमिशन भी हो सकती है कि बना तो सकते हैं ना डंडे मार के। हाँ वो तो करा ही जा सकता है, हाँ वो तो करा ही जा सकता है। नहीं ऐसे तो अगर मतलब इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग हो गया फिर तो मारा भी जा सकता है। ठीक है, उसको हंटिंग नहीं बोला जाएगा। उतना बड़ा मरेगा। हाँ और वही तो नहीं, इसको हंटिंग, अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आपने मार दिया, उसको हंटिंग नहीं बोला जाता। हंटिंग कुछ और है। हंटिंग क्या कि आपने जाकर मारा है, यहाँ पे हंटिंग की बात हो रही है ना। ये नहीं है कि भाई आपके ऊपर अटैक हुआ और आप नहीं मार सकते। मर्डर भी नहीं करते हैं। हाँ मतलब ये तो हर केस में होता ही है कि अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है आप मार सकते हो, है ना, वो तो करा ही जा सकता है।
ठीक है। फिर हाँ, लेकिन इसके अलावा ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, ये एक चीज और कर सकता है इन सारी चीजों के अलावा। क्या? कि 3-4 केसेस में और हंट करने की परमिशन दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि एक एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है, बस इसके लिए डिफेंड करना आसान हो जाएगा, रीजन वैलिड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। एजुकेशन पर्पस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इसके लिए भी मार सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए बस ह्यूमंस को नहीं मार सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। क्यों सर? ह्यूमंस को तो यार क्यों ही मारेंगे। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, आइवरी बनाने के लिए। नहीं आइवरी के लिए नहीं, स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए। कि अगर अपन को जैसे जूलॉजिकल कुछ रिसर्च करनी है, उस केस में आपको स्पेसिमेन की जरूरत है। स्नेक बनाने के लिए मार सकते हैं सर। हाँ, शेड्यूल 1 के तो नहीं मार सकते सर शायद। शेड्यूल 1 के स्नेक्स को। ये अब एक सेकंड, ये देखना पड़ेगा। बिना मारे भी ले लेते हैं। हाँ, बिना मारे भी ले लेते हैं। उसके पेरेंट्स को तोड़ देते हैं, फिर वो अपने आप मर जाता है अच्छा, शायद। ऐसा ज़्यादा होता है? नहीं जी पाता वो। ओके। जहर उसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, शेड्यूल 1 एनिमल के लिए भी सेक्शन 13 के अंदर कर सकते हैं। मार सकते हैं। यस। अच्छा, बट हियर हंटिंग मीन्स, अच्छा नहीं, हंटिंग इज डिफाइंड, बट स्टिल द थिंग इज हंटिंग इज डिफाइंड, बट इस केस में ये सिर्फ हंटिंग की बात करी हुई है, ना कि प्रॉपर मार देने की। जहर दे के मार सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हंटिंग की डेफिनेशन है और ये इम्पोर्टेंट है। नशे के बिस्किट खिला के मार देंगे तो फिर अरे ये होता है पागल। आइवरी बनाते हैं। हंटिंग इंक्लूड्स, लिखो, हंटिंग इंक्लूड्स capturing, coursing, 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 snaring, snaring, वो भी एक किस्म का कैप्चर होता है। ट्रैपिंग, ड्राइविंग, और बेटिंग, BAIT, बेटिंग। बेटिंग होता है ना, एक बेट दे दी जाती है, लालच देते हैं। लालच। ठीक है, तो यही है हंटिंग भी। इसका मतलब ये नहीं जान से मार दिया जाए। नेशनल पार्क से बाहर ले गए। यस। गंदा भी खा के आते हैं। ठीक है, तो ये है सेक्शन 216। सवाल अच्छा था आपका, इसने मेरे को कुछ नया सिखाया। सेक्शन 2 मैंने क्या बोला, 16 ना, 216। एक बार एक्ट में ठीक से देख लेते हैं। 2 का 16। अच्छा, ये तो हो गया।
ये तो है ही, ये तो हो ही गया। और इसके अलावा किलिंग एंड पॉइजनिंग, 216 क्या था सर? शेड्यूल 216 शेड्यूल नहीं है, ये सेक्शन है, सेक्शन 2। हंटिंग जो डिफाइन करी है वो इसके सेक्शन 2 में डिफाइन करी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ डिफाइन करी है, आप इतना उसमें मत जाओ डिटेल में, ठीक है। बट क्या है कि किलिंग और पॉइजनिंग के अलावा भी चीज़ें हैं। समझ रहे हैं? इसके अलावा एक चीज़ और करी जा सकती है, इंजरिंग और डिस्ट्रॉइंग और टेकिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या कर सकते हैं इसको अलाउड है? हाँ, ये करा जा सकता है। कंजर्व कर रहे हैं सर, मार रहे हैं? नहीं, हंटिंग की डेफिनेशन है ये, अच्छा, इंज्यूरिंग कि उसको इंजर करा जा सकता है या फिर टेकिंग एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो डिजीज के लायक होगा। हाँ, तो वही है ना कि अगर वो इतना वो हो गया है, क्या कहते हैं, हाँ, कि मेडिकल कंडीशन ऐसी हो गई है। हमने ये देखा था ना कि हंटिंग उस केस में भी हो सकती है कि मेडिकल कंडीशन वैसी हो गई है ना, तो ये प्रोटेक्शन है कि भाई उस केस में फिर क्या है कि आप इंजर करोगे। तो कहने का मतलब क्या है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऐसे नहीं है कि कुछ भी दे देगा। अगर ये सारी चीज़ करनी है तो हंटिंग का मतलब क्या है, उस केस में हंटिंग का मतलब अलग है। अगर वो थ्रेट टू ह्यूमंस हो गया तो वहाँ उस केस में हंटिंग का मतलब अलग है, हो सकता है वहाँ किलिंग का ऑर्डर आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया है कि मान लो कैप्चरिंग पॉसिबल नहीं हो रही है, ठीक है, उसको किल कर दिया। अगर ऐसा हो गया कि वो खुद इतना डिजीज्ड है और बेटर है कि उसको एम्पुटेशन हो जाए, तो एम्पुटेशन भी हंटिंग है, आप समझ रहे हो? तो एम्पुटेशन भी करी जा सकती है, राइट। ये है हमारा। इसके अलावा ये तो सेक्शन, हाँ जी, क्या नहीं कर सकते? कुछ भी करा जा सकता है। रीजन देना पड़ेगा। हाँ, रीज़न देना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास क्योंकि अब आते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए होता है शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 देख लेते हैं। शेड्यूल 6 क्या है? प्रोहिबिटेड फ्रॉम नो कल्टीवेशन और प्लांटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर कोई शेड्यूल 6 में आ गया उसको आप प्लांट नहीं कर सकते। क्यों? हाँ, खतरनाक है। क्यों? कि अगर आपने इसको प्लांट कर दिया तो ये मल्टीप्लाई होंगे, इनवेसिव स्पीशीज हो सकते हैं, ठीक है, या उस टाइप के स्पीशीज हो सकते हैं जो कि इंटॉक्सिकेटिंग है, ओपीएम मान लो, है ना, कि लाइसेंस के साथ ही करे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं। अच्छा, शेड्यूल 5 में वर्मेंस हैं, ओके। शेड्यूल 4 तक में है प्रोटेक्शन, शेड्यूल 5 में वर्मेंस। नया हर्ब ढूंढ के लाया तो उसको आईपीआर कर सकते हैं। नया हर्ब आप ढूंढ के ले कर सकते हैं ऐसे। अमेज़न में कोई चला जाएगा वहाँ से कोई। हाँ, करा जा सकता है। तो फिर वो तो हल्दी को ठीक पेटेंट कर। नहीं, वो नया हर्ब कहाँ है, वो ट्रेडिशनल है ना, वो तो हम यूज ही कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो शेड्यूल 5 में ये वर्मेंस यानी कि रैट, क्रो, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, इनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्रो को मारा जा सकता है। हाँ, अब ये इसमें कॉमन क्रो को वर्मेन लिखा हुआ है, शेड्यूल 5 के अंदर कॉमन क्रो आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। हम नहीं कह रहे वर्मेन होता है कि नहीं, शेड्यूल 5 ने डिफाइन करा है, हम क्या करें, ठीक है, हम तो वो कर रहे हैं जो उसमें लिखा है। कौवा बिरयानी, ठीक है। बस इसमें है रेड वांडा, ब्लू वांडा, ये जो प्लांट्स हैं इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। शेड्यूल 6 के कुछ प्लांट्स के एग्जांपल है रेड वांडा, VANDA वांडा, ब्लू वांडा, कूथ, पिचर प्लांट। ये 6 के प्लांट है ना, ये तो ब्लू वांडा, रेड वांडा, पिचर प्लांट, ढक्कन बंद हो जाता है। यस, कूथ, KUTH, कूथ,
ठीक है। ये तो घर में लगा सकते हैं ना सर, पिक्चर को मच्छर वगैरह अच्छा। पालेगा। पता नहीं वो खाने से मना करा है और मेरे को नहीं पता क्यों। फिशर प्लांट क्या करता है ऐसा? इंसान भी बस। खा जाएगा ना। अगर हम ले देंगे तो उसको टच में नॉट होगा, टच में नॉट है। टच कर ले तो खा लेगा। नहीं, उसके आसपास जो दिखेगा उसको खा जाएगा। हाँ, क्या होती है इसकी? अच्छा, ये कह रहे हैं पिचर प्लांट्स आर नॉट टॉक्सिक टू ह्यूमंस बट दे कैन इरिटेट द स्किन. हाउएवर इट्स स्टिल a good idea to handle them with care and keep out of children. ठीक है, पेट्स और इनसे दूर रखना चाहिए, पेट्स एंड चिल्ड्रन से. पता नहीं, लेकिन हमने इसमें डाल रखा है, हम दूर क्या, हमारे तो इलीगल हो गया वो खाना. चलो ठीक है, फिर इसके अलावा फिर हम कल स्टार्ट करते हैं दोबारा. ठीक है. खुजली वाले plants भी तो- अच्छा, एक काम करते हैं फिर, जब हम ये कर ही रहे हैं प्रोटेक्शन वाली बॉडीज़, कुछ स्टेट्यूटरी बॉडीज़ भी लिख लेते हैं. ठीक है, जैसे नेक्स्ट लिखो, ये तो हमारा प्रोटेक्शन हो गया. इन प्रोटेक्शन का इन्फोर्समेंट कैसे होगा? नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सबसे पहले ये लिखो, नेशनल वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. ठीक है. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट लिखो MOEFCC. फंक्शन, फंक्शन लिखो कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, किस चीज़ की इंटेलिजेंस? ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम की कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम. मेंटेनिंग क्राइम डेटा बैंक, वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक. एडवाइज गवर्नमेंट ऑन न्यू लॉज इन पॉलिसी मैटर्स. ठीक है. एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन कंजर्वेशन एरियाज. ठीक है. एक पहले जब मैं पढ़ता था तो एक करंट अफेयर्स के साथ चलता था कि 2018 में इसको एक अवार्ड मिला था, एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड. अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो नहीं लिखते हैं. फिर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. ठीक है, चेयर्ड बाय PM. यस. ठीक है. और कहाँ, मतलब एस्टेब्लिश कैसे हुई है? एस्टेब्लिश अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट. इंदिरा गांधी ने खुद अपने अंडर रखा था, तब से वही है. ठीक है. मेन काम क्या है इसका? मतलब PMO के अंदर होता है। सीधे PMO. तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन MOEFCC नहीं है. ठीक है. फिर फंक्शन, एडजुडिकेशन ऑन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. कि भाई कोई रेलवे लाइन जा रही है, रोड जा रही है ना, उसके लिए projects that could encroach protected areas, that could encroach the protected areas
और इको सेंसिटिव जोन्स। ठीक है, अब ये जितने भी पास होते हैं ऑर्डर्स, ठीक है, कैसे पास होते हैं इसकी, ये तो हमने फंक्शन लिख दिया। अब फंक्शनिंग लिखो किस तरीके से काम करेगी ये। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, फंक्शनिंग में लिखो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ NBWL, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ NBWL। इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ, इसका हाँ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये जो होती है, लेकिन ये जो कमेटी होती है, इट इज चेयर्ड बाय MOEFCC, मतलब चेयर्ड बाय मिनिस्टर। दिस इज चेयर्ड बाय मिनिस्टर। चेयर्ड बाय मिनिस्टर। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन होते हैं, मेंबर्स लिखो इस बोर्ड के, इस स्टैंडिंग कमेटी के। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड साइंटिस्ट्स, environmental scientists of course। ठीक है, अब एक बार ये कमेटी बन गई, उसके बाद मिनिस्ट्री की कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री हैज गिवन ऑल इट्स पावर टू दिस स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, कि अब जो भी पास करने का जो है, जैसे हम वो पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को अप्रेजल करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, जब बात आती है इको सेंसिटिव जोन की, उसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है, वो सब कुछ यहाँ पर आकर टिकेगा। क्लियरेंस ये देते हैं, क्लियरेंस फिर फाइनली ये देंगे। ठीक है, और उनको चेयर कौन कर रहा है, PM। वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कौन कराएगा? वो वैसे तो मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, उसमें एक ये है कि स्टेट मिनिस्ट्री, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतने मतलब 5,000 करोड़ से छोटे मान लो कुछ प्रोजेक्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, इससे ऊपर वाले प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पर ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे नेशनल पार्क आ रहा है या इको सेंसिटिव जोन कोई आ रहे है ना, वहाँ पे ये आ जाएंगे, इनकी परमिशन भी ज़रूरी हो जाएगी फिर। तो जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है उसको बनने से पहले करते हैं सब काम? नहीं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी और इनको दी जाएगी, फिर उसको रिव्यू करेंगे। फिर रिव्यू करेंगे और ये बोलेंगे हम इसको अप्रेज कर सकते हैं कि नहीं। तो जो असेसमेंट होती है पहले हो जाती है एनवायरमेंट, हाँ, रिपोर्ट बनने से पहले। हाँ, नहीं, रिपोर्ट बनती है, फिर रिपोर्ट का ही तो असेसमेंट होता है। असेसमेंट तो उस रिपोर्ट का है ना, और फाइनल असेसमेंट बनने के बाद है। ठीक है, बट रिपोर्ट में अगर गड़बड़ आ गई तो बनने ही नहीं देंगे, है ना। तो इस तरीके से तो ये हो गया। फिर इसका मेन जो फंक्शनिंग है, स्टैंडिंग कमेटी किस तरीके से फंक्शन कर रही है कि इट डेलिब्रेट्स ऑन मेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, क्रिटिसिज्म एक लिखो, its project clearance rate is 99.82%। सबको मंजूरी देते हैं, जाओ ऐश करो बेटा। 2014 से लेकर अब तक मैंने जो अपने नोट्स में लिखा है, 687 प्रोजेक्ट्स में से 682 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई। 99.82, हाँ, 87 में से 82 को 81 से 82, फिर तो ये हो जाएगा भाई तुम कम बना रहे हो यार, मतलब एक मेरी तरफ से पकड़ो। ठीक है, बस यही है, ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा एक और स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो जूलॉजिकल, एक और स्टैट्यूटरी बॉडी है, खाली नाम लिख लो इसको, सेंट्रल जू अथॉरिटी, दिल्ली वाली। ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी फॉर ex situ कंजर्वेशन।
XC2 कंजर्वेशन। XC2 कंजर्वेशन किसका कर रहे हैं हम? एंडेंजर्ड वाइल्ड फोना। ठीक है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम किसका कंजर्वेशन कर रहे हैं? एंडेंजर्ड वाइल्ड फोना का। सेंट्रल जू अथॉरिटी। फोना मीन्स एनिमल्स, तो एनिमल्स का XC2 मीन्स इंस्टीट्यूट तो उसी जगह पे मतलब कैप्टिविटी आउटसाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। बस इतना ही है। XC2 कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड फोना। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं बाकी। इसको वो करना, क्लास को एंड लाइव।